नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी मां का स्वागत है। दोस्तों, जिस चीज़ का इंतजार था वो अंततः आ गया है। यूपी पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। आप जाकर वहां से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी लोग यूपी पीसीएस 2022 को टारगेट कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो पहले तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, अपने पास रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत कुछ दिया होता है। आपका फॉर्म किस तरह है, क्या इन्फॉर्मेशन है, सिलेबस क्या है, आपका ऑप्शनल, आपका जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो एक नोटिफिकेशन की कॉपी आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर प्रिंटेड नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। कुछ लोगों को दिक्कत आएगी कि वेबसाइट पर वो चीज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि कमीशन ने क्या किया है कि जो नोटिस वाले सेक्शन में इसको अपलोड नहीं किया है, बल्कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाइएगा वेबसाइट के, वहां पर जो नोटिफिकेशन वाला जो सेक्शन है वहां पर क्लिक कीजिएगा। वहां पर आपको सम्मिलित सेवा जो 2022 वाला है उसका ऑप्शन दिख जाएगा और आप वहां से ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से फॉर्म भी भर सकते हैं, जहां से फॉर्म भरा जाता है आप वहां से फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है, आज हम उस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि जो नोटिफिकेशन में क्या बातें बोली गई हैं, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मेन चीजों पे हम यहाँ पे बात करेंगे, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके आपके जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो सब आज आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आया है। इसको हम कंबाइंड स्टेट या अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस 2022 कहते हैं। नाम है कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस एग्जाम होता है। और जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 16/3 से स्टार्ट हो गई है। 16/3 से भरना शुरू हो चुका है, तो आप उसको एप्लीकेशन भर सकते हैं। आज 17 तारीख चल रही है जब ये वीडियो बन रहा है। 16 तारीख से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। लास्ट जो है फॉर्म भरने का है, बैंक की रसीद वाला जिसमें भर सकते हैं, वो 12/4 है। 12 अप्रैल तक आप बैंक की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर सकते हैं, और आखिर जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो 16 तारीख है। तो आप किसी भी हालत में 12 तारीख से पहले अपना फॉर्म भर दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म भर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि जब आप जल्दी फॉर्म भरते हैं तो जो अच्छे सेंटर्स होते हैं, अच्छे सेंटर मतलब जहां पर कनेक्टिविटी अच्छी होती है, बिल्डिंग अच्छी होती है, कुर्सी मेज अच्छे होते हैं, वो पहले जो लोग फॉर्म भरते हैं उनको मिल जाते हैं। बाद में ऐसे सेंटर्स देखे गए जहां पर कनेक्टिविटी बहुत खराब होगी, बहुत दूर होंगे, कुछ बेसिक सुविधाएं नहीं होंगी, टॉयलेट नहीं होगा, पानी नहीं होता है, तो बेहतर होगा कि जितनी जल्दी आप फॉर्म को भरेंगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो 12 तारीख तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, भर दीजिएगा। अच्छा, अब कौन लोग नहीं भर पाएंगे? देखिए, जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वही लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट हैं वो पीसीएस का फॉर्म नहीं भर सकते। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है तो ही आप फॉर्म भर पाओगे आप। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल बात करते हैं। मैं असल में से मेन चीजों पे ही लेकर चलूंगा। ये सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म इसका नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म रहेगा। वेबसाइट, कमीशन की जो वेबसाइट है upsc.up.nic.in, मैं लिख देता हूं यहां पर upsc.up.nic.in। ये वेबसाइट पर ही जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं भर पा रहे हैं तो साइबर कैफे में जाकर भरवा लीजिएगा। upsc.up.nic.in पे फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, सारे प्रोसीजर्स के अंदर दिया हुआ है, सब कुछ हो गया। अच्छा, कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है। फॉर्म भरने के बाद कोई भी हार्ड कॉपी, किसी तरह का प्रिंट आउट, इस तरह का कुछ भी आपको अभी नहीं भेजना है। देखिए, पीसीएस में 3 बार फॉर्म भराए जाएंगे। प्रीलिम्स में भराए जाते हैं, मेंस में भराए जाते हैं और फिर इंटरव्यू में भराए जाते हैं। अभी जब आप प्रीलिम्स से आपको फॉर्म भर रहे हैं तो कुछ भी आपको कमीशन में नहीं भेजना है, सिर्फ ऑनलाइन चलेगा। जब आपका प्री क्रैक हो जाएगा और जब आप मेंस का पेपर देते हो, आप उससे पहले एक फॉर्म भराया जाता है। उसमें आपका जो ऑनलाइन भी भरना पड़ता है, साथ में उसका प्रिंट आउट निकालकर कमीशन को भेजना पड़ता है। ठीक है, यही कुछ आपका इंटरव्यू में जब होंगे तो इंटरव्यू में अगर डीएएफ फॉर्म को भराया जाएगा तो उसको लेकर हमें जाना पड़ता है। अभी फिलहाल कोई भी तरह का हार्ड कॉपी आपको कमीशन में नहीं भेजनी है। ये जो फीस लग रही है, देखिए, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है,
और या अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं या ओबीसी क्लास के अंदर आते हैं, उनकी जो फीस लग रही है टोटल 125 रुपए रहेगी। टोटल 125 रुपए उनकी फीस रहेगी। बाकी जो दूसरे लोग हैं इसमें आपका एससी आते हैं, एसटी आते हैं, तो एससी की 65 रुपीज है, एसटी की 25 रुपए है और आपकी जो एक्स सर्विसमैन है इनकी जो है वो 65 रुपीज है। टोटल फीस के बारे में खाली जहां पे जान के दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी, अब किस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में, वो यहां पर रहेगा। वुमेन स्किल्ड आउटस्टैंडिंग पर्सन कि आप अपने नेशनल लेवल पे कुछ गेम खेला वो आएगा इसके अंदर, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए ये तो मैं वीडियो बना रहा हूं लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पेशल कुछ अलग तरह से होते हैं, जैसे कि स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं। अब स्किल्ड कैटेगरी की डेफिनेशन क्या है कमीशन के अंदर, वो सब इसके अंदर दिया है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की चीजें ढूंढते हैं, तो सब लोगों से पहले कहूंगा कि आप एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपने पास रखो, ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। अच्छा, मॉडिफिकेशन देखिए ज्यादा नहीं, मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन इफ अ कैंडिडेट कम्स टू नो about any error in the submitted application form except in the name of application and time of recruitment, registered mobile number, email, Aadhaar number, such case or prescribed fee for modified category in is higher, he or she will be given only one opportunity to modify। देखिए अगर मॉडिफाई करने की बारी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट सुनिए, अगर मॉडिफाई करने की बारी आती है, ठीक है, वो भी कुछ चीजों मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ कहां पर नहीं करते हैं, जहां पर देखिए एक्सेप्ट लिखा हुआ, क्या एक्सेप्ट लिखा हुआ है कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, आपने एग्जामिनेशन का नाम ही बदल दिया, या टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट है, या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल, आधार नंबर, ठीक है। इस तरह की चीजों में तो आप जो होगा मॉडिफाई करना मुश्किल होगा, लेकिन आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा मॉडिफाई करने का, वन अपॉर्चुनिटी फॉर मॉडिफाई, ठीक है, वन अपॉर्चुनिटी फॉर मॉडिफाई, एक ही मौका मिलेगा आपको अपनी गलती सुधार करने का। इसलिए हो सके तो फॉर्म खुद भरिएगा, किसी दोस्त यार, रिश्तेदार या साइबर कैफे वाले को भरवा दे रहे हैं तो खुद बिठा के फॉर्म भरने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आती है, लोग समझ नहीं पाते हैं और मेन चीज में दिक्कत हो जाती है उनको। तो यहां मॉडिफाई करने का आपको सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, ठीक है। मैं आपको अलग अलग सेंटर्स पे होगा। देखिए यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है, सेंटर्स जो हैं वो अपेंडिक्स 2 में आपको दिया गया है और अलग अलग सेंटर्स में एग्जाम होता है, ठीक है। इसके अंदर होगा मेंस जो होता है, उसके लिए सेलेक्टेड जो होता है आपका इलाहाबाद, लखनऊ और गाजियाबाद में सेंटर रहता है बस के अंदर मेंस का, प्री में आपको मिल जाएगा इसके अंदर। अब बात आती है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है इसको समझते हैं। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है अभी फिलहाल जो आई है इस अबाउट 250, कितनी है 250 है, इस अबाउट 250, ठीक है, इस अबाउट 250। अच्छा, अब एक लाइन और लिखी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। टीसीएस प्री में एक ये रहा है कि पीसीएस प्री का रिजल्ट आने से पहले तक, पीसीएस प्री का रिजल्ट आने से पहले तक वैकेंसीज बढ़ जाती हैं। तो जितनी वैकेंसी दिखाई दे रही है, 250 वैकेंसी दिखाई दे रही है, ये बहुत संभव है कि बढ़ जाए। हो सकता है 450-500 वैकेंसीज तो होनी ही चाहिए। अभी 250 का खाली रिक्वायरमेंट आई होगी, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, जब आपका प्री का एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उस तक आते आते तक 200-300 वैकेंसीज और बढ़ जाएंगी। तो मान के चलिए 450-500 वैकेंसीज आप दोगे इसके अंदर, ठीक है, ये रहेगा। तो हिम्मत मत हारिएगा, वैकेंसीज बढ़ती रहती हैं। कई एक बार 2014 में वैकेंसी आई थी, 100 वैकेंसी आई थी, एग्जाम खत्म होते होते 1000 वैकेंसी हो गई थी उसके अंदर, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो वैकेंसीज आई हैं वो यहां पर मेंशन किए हुए, आप उसको देख लीजिए कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत समय लग जाएगा। और दूसरी बात, वैकेंसी अभी और बढ़ेंगी भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है, हम देख लेंगे बाद में। अच्छा, रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन है। एससी एसटी, यूपी के एससी एसटी, देखिए द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ यूपी, जो यूपी के एससीज हैं, यूपी के एसटी हैं, यूपी के ओबीसी हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है, ठीक है।
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट ऑफ यूपी शैल बी एडमिसिबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आपका सर्टिफिकेट यूपी का, यानी कि आपका डोमिसाइल यूपी का है, तो ही आपको यूपी का एससी माना जाएगा या यूपी का एसटी माना जाएगा। अगर आप यूपी से बाहर के हो, उत्तराखंड के हो, बिहार के हो, दिल्ली के हो, तो आप जनरल कैटेगरी में कॉम्पिटिट करते हो, वह आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ यूपी के लोगों को ही रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। एससी एसटी वगैरह जो हो गए सब यूपी के लोगों को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं इसके अंदर रिलैक्स एज रिलैक्सेशन। देखिए एज रिलैक्सेशन जो होता है वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग उसके अंदर होता है। मैं आपको मोटर बता दूं क्या इसके अंदर है। जो एससी एसटी ओबीसी, देखिए एससी एसटी ओबीसी इनको 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है, 5 साल का। यानी कि जनरल कैटेगरी जो होता है वो 21 से 40 साल के बीच में होता है, ठीक है। इसमें 5 साल आप जोड़ लेंगे तो 45 इयर्स तक लोग एग्जाम दे सकते हैं। कहा के एससी एसटी और ओबीसी यूपी के, वैसे बाकी लोग 40 साल तक दे सकते हैं। इसमें कुछ और भी हैं, जैसे कि टीचर्स हैं तो उनको 3 साल का मिल जाता है, सरकारी कर्मचारी हैं उनको 3 साल का एक्स्ट्रा, उनको 5 साल का मिल जाएगा। साथ में जो फ्रीडम आपके एक्स सर्विस मैन है इन सबको 3-3 साल का मिलेगा। अभी इसमें मैं पढ़ के बताता हूं कहां पर लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। हाँ, अब इस नीचे आएगा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको यहां पर एक चीज और बता दूं आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। फॉर अ पोस्ट इंक्लूड द कंबाइंड स्टेट एंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन द कैंडिडेट मस्ट पोजेस मतलब कि होना ही चाहिए, अपेयरिंग नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस बैचलर डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज अप टू द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि आखिरी तारीख, यानी कि 16 तारीख जो आखिरी तारीख है उससे पहले तक आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए, यानी कि आप उसको पास कर लेना चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस बैचलर्स डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज अप टू द लास्ट डेट फॉर recipient of application. This should be mentioned by the candidate in the relevant column of their applicant form, but for some post specific qualifications have been prescribed which the details are given below. आसान बात समझते हैं, 2 तरह के एग्जाम्स हो, 2 तरह की पोस्ट हैं। एक पोस्ट होती है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन स्नातक होता है, ग्रेजुएशन होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। ये कौन सी पोस्टें होती हैं? एसडीएम, डीएसपी, कमर्शियल टैक्स कमिश्नर, एआरटीओ, नायब तहसीलदार, जो मेन में नौकरियां होती हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन में मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस जो भी होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसी भी होती है, कुछ स्पेशल वैकेंसीज भी होती हैं, जैसे गन्ना संस्थान की वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि सब रजिस्ट्रार्ड असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिव ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, उसमें लॉ ग्रेजुएट चाहिए होगा, ठीक है। मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हो प्लस लॉ ग्रेजुएट भी हो आप। डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होगा उसको पीजी चाहिए होगा। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर उसमें कॉमर्स का ग्रेजुएट होगा। अब होता क्या है, जब आप अपना मेंशन करोगे अभी प्री वाले में, तब बता देना कि आप क्या क्या आपने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप जब आप प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू पहुंचे, तब वहां पर एक फॉर्म भरा जाएगा, आपको प्रायोरिटीज भरनी पड़ती हैं। इस साल जितनी वैकेंसीज आई होंगी, 250 के साथ साथ और भी जो आएंगी, सबका लिस्ट बना होता है और आपको प्रायोरिटी भरनी पड़ती है, प्राथमिकता भरनी पड़ती है, 1 2 3 4 इस तरह से भरनी पड़ती है। अमूमन क्या होता है, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, आपने बीए किया है, बीकॉम किया, बीएससी की है या बीटेक वगैरह की है, तो आप सिंपल ग्रेजुएशन बन जाएंगे। तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि 14-15 वैकेंसीज होती है, डिपार्टमेंट की वैकेंसी होती है जिसके लिए आप एप्लीकेबल होते हो। 8-10 वैकेंसी ऐसी होती हैं जिसके लिए आप एप्लीकेबल नहीं होते हो, तो आपके प्रायोरिटीज भरोगे 1 2 3 4 वो 14 वैकेंसीज के लिए होते हो। हाँ, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ, जैसे कि आप मान लो लॉ ग्रेजुएट हो या आप पीजी किया हुआ है, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल हो जाओगे, अन्यथा आप इन पोस्टों के लिए एप्लीकेबल नहीं हो गया आप, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो कौन कौन सी चीजें हैं? सब रजिस्ट्रार, इसमें लॉ ग्रेजुएट चाहिए, इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए पोस्ट पीजी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर के लिए कॉमर्स ग्रेजुएट चाहिए, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट के लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज एन वन सब्जेक्ट। अच्छा क्या बात है, मैक्सिमम नौकरी जो होती है वो स्नातक लेवल की नौकरी होती है। ये सब नौकरी निकलेंगी तो इसमें पोस्टें जो आएंगी ना वो एक का दुक्का ऐसे ही होती, ज्यादा नहीं होती हैं, बहुत सारी दिखेंगी, होपलेस मत होइएगा। जो मेन नौकरी आती है वो आपकी नायब तहसीलदार, डीएसपी, ट्रेजरी ऑफिसर, इन सब की होती है, ठीक है। सीनियर लेक्चरर डाइट का डिग्री इन बीएड होनी चाहिए,
केमिस्ट के लिए एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। ऑफिसर ऑन स्पेसिफिक ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी, ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की ये स्पेशल वाली चीजें हैं आपके लिए, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट केन यानी कि गन्ना संस्थान की है, उसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट चाहिए। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, इसमें आपका इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के लिए, इकोनॉमिक और सोशियोलॉजी वाला है, उसको चाहिए, ये देखिए, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑफिसर या मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री इन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन लॉ, ये लॉ बैचलर होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। होटल मैनेजमेंट से किया उसके अंदर, तो अगर आप लोग एप्लीकेबल होंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और देखिए, दो तरह की नौकरियां हैं। एक नौकरी वैसी है जिसके लिए इंटरव्यू कंपलसरी है, यानी आपके नंबर जो जुड़ेंगे वो मेंस प्लस इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं। और कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेंस के बल पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दो नौकरियां ऐसी हैं, टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स और टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर जो है, इसमें सिर्फ ओनली थ्रू रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेड सी की नौकरियां हैं, ये ग्रेड बी की नौकरी नहीं है, ग्रेड सी की नौकरियां हैं, छोटी नौकरियां हैं। तो इसमें खाली आपका जो रिक्वायरमेंट है आपकी, जैसे कि बैचलर डिग्री इन कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में 55% मार्क्स है, ये सब मतलब ये लोग जो होंगे इनका इंटरव्यू नहीं माना जाएगा, इनका सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से ही होगा। पहले तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होने चाहिए, और जब एप्लीकेबल हो जाएंगे तो सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से इनका इसमें सिलेक्शन होगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, आपको जो देखिए, फॉर स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट कैंडिडेट्स क्लियरली मेंशन यस ऑप्शनल ओनली देन शैल बी कंसीडर्ड फॉर सच पोस्ट, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सारी ये सब दिखाई देंगे आपको वहां पे, ठीक है। तो आपको देखना है कि अगर आप किसी के लिए एप्लीकेबल है तो यस कर दें, अगर आप उस पर नो करेंगे और बाद में क्लेम करेंगे तो माना नहीं जाएगा। आपको राइट नाउ अभी क्लेम करना होगा, इसलिए फॉर्म को ठीक से भरिएगा, फॉर्म को ठीक से भरिएगा, आपको यस करना पड़ेगा, अन्यथा आप बाद में एप्लीकेबल नहीं माने जाओगे इस चीज के लिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ नौकरियां ऐसी हैं भाई जिसमें फिजिकल मेजरमेंट मैटर करता है। अमूमन ये सिविल की नौकरियां होती हैं, फिजिकल आपकी लंबाई चौड़ाई मैटर नहीं करती है, लेकिन चूंकि डीएसपी है, पुलिस की नौकरी है, आपका होमगार्ड कमांडेंट है, पुलिस की नौकरी है, तो यहां पर कुछ फिजिकल क्राइटेरिया रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं, किस किस पोस्टों के लिए रखे गए हैं? जैसे कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए रखा गया है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल के रखा गया है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के रखा गया, एक्साइज इंस्पेक्टर, डिप्टी जेलर, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफ वेलफेयर और प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर। इन पोस्टों के लिए आपके अंदर फिजिकल फिटनेस के लिए या फिजिकल मेजरमेंट के लिए मांगा गया है। क्या क्या मांगा गया है? फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी, डीएसपी के लिए फॉर मेल कैंडिडेट जर्नल ओबीसी एंड एससी, जर्नल ओबीसी एससी के लिए हाइट 165 मांगी गई है, हाइट जो है 165 मांगी गई है। अब देख बाकी नाप लीजिएगा कितने फीट है, कितने हुए। चेस्ट, सांस फुला के या बिना फुलाए 64 और 89 होना चाहिए, ठीक है। ये शो करता है कि आपके चेस्ट में कितनी पावर है। ऐसा तो नहीं भागने में थक जाओ, दमा हो जाए आपको, ऐसा तो नहीं है। एसटी की थोड़ी सी कम रहती है, 160 होती है। चेस्ट 79, 84। फीमेल कैंडिडेट्स जो है उसकी हाइट जो है 152 एटलीस्ट होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी की लड़कियां 147 छोटी होती हैं, होनी चाहिए। मिनिमम एज फीमेल कैंडिडेट का 40 किलो होना चाहिए। तो भैया अगर आपको 40 किलो से कम वजन है तो कुछ खाइए, क्योंकि कम फिगर जीरो चलेगी नहीं आपको यहां पर, ठीक है। 40 किलो से कम वजन होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ कर नहीं पाओगे। अच्छा, फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, होमगार्ड के लिए क्या चाहिए? मेल कैंडिडेट के लिए 165, छाती 84, 89। फीमेल कैंडिडेट के लिए 150, छाती 79, 84। एसटी के लिए जो है 160, 84, 89। ये आप सब देख लीजिएगा, मैं फटाफट बोल रहा हूं। फॉर पोस्ट ऑफ सुप्रिटेंडेंट जेल 168, 163, ये सब आप देख लीजिएगा। विजन 6x6 का होना चाहिए जेल वाले के लिए। एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए भी बिल्कुल ये सब हाइट्स दी हुई हैं, इसको आप अकॉर्डिंगली पढ़ लें। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत समय लग रहा है, लेकिन हाँ कुछ पोस्टों के लिए होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्राइटेरिया है एज लिमिट। एज लिमिट पढ़ते हैं। एज लिमिट मैंने क्या बोला था आपको, एज लिमिट समझिएगा बहुत गौर से। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन एज ऑफ 21 साल एंड मस्ट नॉट हैव क्रॉस द एज ऑफ 40 इयर्स ऑन जुलाई 1, 2022। दे मस्ट हैव बॉर्न अर्लियर देन 2 जुलाई
नॉट बीइंग बोर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 1982। यानी कि जो एप्लीकेबल है जनरल कैटेगरी के 40 साल के है, वो किसी भी हालत में 1 जुलाई 1982 से पहले, 1 जुलाई मतलब 2 जुलाई 1982 से पहले नहीं पार्टिसिपेट कर सकते अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं। 1 जुलाई अगर उनका बर्थडे 2 जुलाई 1982 से पहले आता है डेट ऑफ बर्थ, तो वो नहीं एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर आपकी किसी की जो एज है वो 5 जुलाई 1982 हो गया, तो ये भर सकता है, ठीक है। 2 जुलाई 1982 से पहले उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और कब तक? 1 जुलाई 2001। ऐसा नहीं कि 2002 का जब पैदा हुआ बच्चा जो पेपर दे देगा, नहीं देगा, क्योंकि 21 साल पूरे नहीं हुए होंगे इसके, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकली हैंडीकैप जो लोग होते हैं उसकी मिनिमम एज 55 साल होती है, ठीक है। 55 साल उनकी फिजिकली हैंडीकैप लोगों की होती है। कुछ एज की रिलैक्सेशन की बात करते हैं। क्या बात हो रही है? जैसे मैं पहले कहा था कि कुछ रिलैक्सेशंस हैं, जैसे कि अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 5 इयर्स। 5 साल की छूट रहती है किसको? एससीज को, एसटीज को, ओबीसीज को, स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपीज को, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफ यूपीज को, इंक्लूडिंग टीचर्स, स्टाफ ऑफ बेसिक सेक्शन अधिकारी, टीचर स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट एडेड माध्यमिक विद्यालय ऑफ यूपी, दे मस्ट हैव नॉट बी बोर्न बिफोर 2 जुलाई 1977, ठीक है। यहां पर रहेगा। अच्छा, अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 15 इयर्स फॉर पीएच हैंडीकैप्ड। पीएच हैंडीकैप 15 साल की छूट है, 40 प्लस 55 साल हो गया ना, छूट होती है, ठीक है। और बाकी सब चीजें हैं इसके अंदर। अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 3 इयर्स प्लस पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन आर्मी फॉर इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन और एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी गई है, ये समझ लीजिएगा। तो आप अपने भी कैटेगरी लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 40 साल की लिमिट है आपकी। 2 जुलाई 1982 से पहले आपका बर्थ होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कैटेगरी में आते हैं तो ये सब कैटेगरी आपको दी, लेकिन कंसिडर्ड यूपी के SC ST OBC वगैरह होने चाहिए। आप फीस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं देखा फटाफट क्या है इसके अंदर। अच्छा, अब एक लाइन सुनिए। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम 15 टाइम्स कैंडिडेट टू नंबर ऑफ वैकेंसीज शैल बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल फॉर द मेन एग्जामिनेशन एंड 3 टाइम्स जो है वो इंटरव्यू कॉल होगा। क्या बोल रहे हैं ये, समझिए इस बात, बहुत इंटरेस्टिंग है। जितनी वैकेंसी होगी उसके 15 गुना मंगाए जाएंगे, बुलाए जाएंगे, मतलब मेंस जो है वो 15 गुना देंगे। पिछली बार क्या हुआ था? 13 टाइम्स के बोला गया था और बुलाए गए थे 11 साढ़े 11 टाइम्स। कमीशन अपनी बात से धोखा खा जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन प्री में जितनी वैकेंसी अभी आएंगी डिक्लेयर होंगे, मतलब 500 हो गया, तो 500 इंटू 15, ठीक है, यानी कि कितना? 7500। ये जो होगी, ये जो इतने टाइम मतलब 15 टाइम्स जो है बुलाई जाएगी। 15 टाइम्स लोग, जितनी वैकेंसी होगा उसको 15 टाइम्स कॉल करेंगे मेंस के लिए, और मेंस से इंटरव्यू में जाने के लिए 3 टाइम्स, यानी कि अगर 500 वैकेंसीज हैं तो 3 गुना यानी कि 1500 लोग जो हैं वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। पहले क्या था? चेंजेस हुआ। पहले ये था कि 2 गुना इंटरव्यू के लिए और 13 गुना आपके मेंस के लिए था, लेकिन इस बार कुछ बदलाव किया गया है। 3 गुना इंटरव्यू के लिए और 15 गुना मेंस के लिए किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा इस बात को, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो लोगों के दिमाग में आता है वो आता है स्केलिंग को लेकर। स्केलिंग, देखिए स्केलिंग के बारे में क्या बोला गया है, ये यहां शब्द इस्तेमाल आता है, स्केलिंग का आता है। स्केलिंग होता क्या है पहले ये समझते हैं। स्केलिंग का मतलब क्या है? अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं हमारे यहाँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, कुछ हिस्ट्री है, 29 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है। अब सभी सब्जेक्टों का नेचर अलग है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ज्यादा मुश्किल हैं, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आसान है, जैसे सोशियोलॉजी वगैरह, ठीक है। लेकिन कुछ सब्जेक्टों में नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।
कुछ में नंबर पूरे नहीं मिल सकते, जैसे हिस्ट्री हो गया, 10 में से 5-6 ही मिल सकते हैं, ज्यादा नहीं मिल सकते, ठीक है। तो अब जब एग्जाम हो रहा है, एग्जाम तो एक ही हो रहा है, तो सभी सब्जेक्टों को बराबर कैसे किया जाए, तो इसका एक तरीका है स्केलिंग। कहते हैं कि जब सारे सब्जेक्टों को बराबर करना है तो एक फॉर्मूला अपनाया जाता है। वैसे फॉर्मूला क्लियर नहीं है, मैं मोटा मोटा बता देता हूं क्या है। फॉर्मूला क्या है कि सभी बच्चों का एवरेज, उस सब्जेक्ट के बच्चों का एवरेज, ठीक है, हर टीचर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनका एवरेज, ऐसे निकालकर एक एवरेज बनाया जाता है और एक स्टैंडर्ड डिविएशन क्रिएट किया जाता है। ऐसा कुछ एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डिविएशन एक क्रिएट किया जाता है, ठीक है। मान लो आपने सोशियोलॉजी ले ली, सोशियोलॉजी में एक ग्राफ बना और मान लो कि 115 नंबर पे की एवरेज नंबर आपका आ गया। मैं बहुत ही मोटा मोटा बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब आपने एग्जाम दिया सोशियोलॉजी से, 200 में से आपके नंबर आ गए 120, यानी कि आप एवरेज से 5 नंबर एक्स्ट्रा ला रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपके नंबर्स में कुछ नंबर ऐड हो जाएंगे। अब कितने होंगे ये फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने 120 नंबर लाए हैं 200 में से, आपके नंबर स्केल अप होकर मान लो 2-3 नंबर स्केल अप हो गया तो आपके नंबर हो जाएंगे 123 हो जाएंगे। मान लो आपके नंबर सोशियोलॉजी में आए हैं 110, आपके नंबर, तो अब चूंकि एवरेज से कम आप आए हैं तो आपके नंबर कुछ कम नंबर कम हो जाएंगे। तो आपके नंबर मान लो 110 हैं तो 3 नंबर कम हो गए, आपके हो गए 107 नंबर हो गए। इसे कहते हैं स्केलिंग, सभी सब्जेक्टों को बराबर कर देना। और स्केलिंग में 10-10, 15-15 नंबर आगे पीछे होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के ऊपर बात डिपेंड करता है और डिपेंड करता है एवरेज नंबर के ऊपर। इसीलिए मैं कहता हूं ऑप्शनल वो चूज कीजिएगा जिसमें आपकी पकड़ हो। किसी टीचर के कहने से, किसी दोस्त के कहने पर मत कीजिएगा। अपना सब्जेक्ट जो आपकी स्ट्रेंथ हो, जिसमें आप कम एवरेज से ज्यादा स्कोर कर सको, कीजिएगा, ठीक है। स्केलिंग के बारे में क्या बोला जा रहा है यहां पे? स्केलिंग जो है, स्केलिंग जो है क्या लिखा है? द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द पिटीशन, रिट पिटीशन नंबर 165/2005 संजय सिंह वर्सेस यूपीपीसीएस, संजय सिंह वर्सेस यूपीपीसीएस एंड अदर्स विल रिगार्ड टू मॉडर्नाइजेशन स्केलिंग शैल बी कंपाइल्ड विद, यानी कि जो ये केस इसका आएगा उसके हिसाब से स्केलिंग होगी, उसके हिसाब से स्केलिंग की जाएगी। ये बोल रहे हैं, कमीशन बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये कैंडिडेट बोला स्केलिंग कराई जाएगी, शैल बी कंपाइल्ड विद, ठीक है। संजय सिंह वर्सेस यूपीपीसीएस का जो केस आया था उसके हिसाब से किया जाएगा। तो आप स्केलिंग के तैयार रहिएगा। सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन चलेगा, पेंसिल और बाकी कुछ नहीं चलेगा। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, नीला लेके में जाइएगा, ठीक है। अच्छा, मिनिमम नंबर की बात कर लेते हैं। मिनिमम नंबर, कट ऑफ तो अलग चीज है, मेंस में कट ऑफ आया क्या आया, लेकिन मिनिमम नंबर की बात भी कही कि आप उससे नीचे ना चले जाएं। तो यहां क्या बात हो रही है कि द मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो है SC STs के लिए वो 35% पे किया गया है, यानी कि 70 नंबर तो आपके आने ही चाहिए। 70 नंबर से मेरा 200 नंबर पेपर है तो 70 नंबर तो आने ही चाहिए। तो कैंडिडेट इज फिक्स 35, दैट इज कैंडिडेट्स ऑफ दिस कैटेगरी शैल नॉट बी प्लेस्ड इन द मेरिट लिस्ट इफ दे हैव सिक्योर्ड लेस देन 35% मार्क्स इन प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन। अगर 35% नंबर कम आते हैं तो मेरिट में नहीं माने जाएंगे, वो वैकेंसी खाली छोड़ दी जाएगी। लेकिन वो कैसे, इसीलिए किसी भी हालत में मेंस में भी मतलब आपको 35% से ज्यादा नंबर लाने ही पड़ेंगे कलेक्टिवली, सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर। 150 नंबर का 1,500 नंबर का मेंस होता है, उसमें 35% नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। SC ST के लिए, जनरल कैटेगरी के 40% है, जनरल कैटेगरी के 40% है, ये मिनिमम नंबर रखा गया है। नेगेटिव प्री की बात करते हैं तो प्री में 4 ऑल्टरनेटिव दिए जाएंगे। सही वाले को ऑप्शनल GS1 में 1.33 नंबर होते हैं और CSAT में 2 नंबर का होता है। तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और कितनी होती है? 1/3 ऑफ द मार्क असाइंड, 1/3 ऑफ द मार्क असाइंड, यानी कि अगर आपका GS का पेपर 1 हो रहा है, पेपर 1 आपका है और पेपर 1 1.33 नंबर का है, तो 1/3 जो होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। या आपका जो 2 नंबर का CSAT है तो उसका 1/3 ये होगा, ठीक है। तो ये आपका उतने नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। 1/3 ऑफ द मार्क असाइंड विल बी डिटेक्टेड एज अ पेनल्टी, विल बी डिटेक्टेड एज अ, मतलब 3 गलत पर 1 सही हो जाएगा, 3 गलत पर 1 सही बाहर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
बाकी थोड़ा पढ़ लीजिएगा अपने यहाँ से, मैं ज्यादा इसको नहीं लेके जाऊंगा इसके अंदर, मैं देखूंगा क्या क्या इसके अंदर है। ये सब तो बाकी फोटो किस तरह भरी जाएंगी, क्या होगा, ये सब आप देख लीजिएगा अगर आपने, और ये आपका SC ST का सर्टिफिकेट वगैरह है वो देख लीजिएगा, आपके नए तरह से SC ST के सर्टिफिकेट बने हैं नहीं बने, वो सब आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आराम से। बाकी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, क्या है इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस। मेंस जो होगा वो कन्वेंशनल टाइप है, रिटन एग्जामिनेशन है, और वाइज पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू होता है। प्री जो है, प्री में 2 पेपर होते हैं, पहला GS का पेपर, दूसरा CSAT का पेपर। GS का पेपर, ठीक है, तो पहला GS का पेपर, GS में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और उसमें आपके CSAT में 100 क्वेश्चन आएंगे। GS में, यानी GS का जो पहला पेपर 100 का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, और CSAT जो कि क्वालिफाइंग है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें CSAT में 33% नंबर हमें लेने होते हैं, 33% नंबर। तो शाम की शिफ्ट CSAT की होती है, सुबह की शिफ्ट GS की होती है, ठीक है। और ये देखिए, ये CSAT के लिए पेपर 2 जो है क्वालिफाइंग पेपर है, 33% नंबर लाने पड़ते हैं। पहले यही कॉपी चेक होती है, अगर ये इसमें आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो उसमें आप मेरिट पे कितना भी टॉप कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो CSAT को ठीक से दीजिए, CSAT इज वेरी इंपॉर्टेंट, CSAT के बिना काम चलेगा नहीं। CSAT 2021 में बहुत सारे लोग CSAT में फेल हुए थे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैथ्स कमजोर है, अगर रीजनिंग कमजोर है, तो प्लीज CSAT की तैयारी कर लो। GS अच्छा होने से कुछ नहीं होगा, CSAT में 33% नंबर क्वालिफाई करने में ये भी होना चाहिए, ठीक है। बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इवैल्यूएशन के प्रोसेस में ही नहीं जाओगे, कॉपी चेक ही नहीं होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, अब मेंस में क्या है, मेंस में आपके पहला आपका हिंदी का पेपर होगा 150 नंबर का, जनरल हिंदी। आपका SC का पेपर होगा 150 नंबर का, GS1 200, GS2 200, GS3 200, GS4 200, ठीक है। अब ये तो होगा कितने, 6 पेपर हो गए, ठीक है। साथ में आपको एक ऑप्शनल चूज करना पड़ता है, ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा आपको। ये ऑप्शनल का वो है, ठीक है। इस ऑप्शनल में 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना इन 29 में से। जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन उससे की हो, जैसे लेट्स सपोज मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मैं चाहूं तो एग्रीकल्चर से दे सकता हूं, मैं चाहूं तो जियोलॉजी से दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप जो चूज करोगे उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 होंगे, जो सिलेबस में यहां लिखी हुई है। तो इन सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा एज एन ऑप्शनल। तो 2 पेपर इसके हो जाएंगे, 6 पेपर इसके हो जाएंगे, तो कुल 8 पेपर होते हैं। मेंस में कुल 8 पेपर होते हैं, ठीक है। तो अब ये ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले कहा, चूंकि स्केलिंग भी होगी तो प्लीज वो सब्जेक्ट चूज कीजिएगा जो आपकी स्ट्रेंथ बने, ताकत बने, अन्यथा फिर आप एवरेज से नीचे ही रहोगे, ऊपर नहीं जा पाओगे फिर आप, ठीक है। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, 100 नंबर का, आपका सिर्फ 100 नंबर का इंटरव्यू है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। फिर ये सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। ये प्री का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। अमूमन प्री के सिलेबस लिमिटेड होता है, यहां पर लिमिटेड दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस सिलेबस को डिटेल में पढ़िए। प्री का सिलेबस है, जनरल स्टडीज 1 का है, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब होता क्या है, इसे बहुत डिटेल में क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप घटना चक्र की जो किताबें आती हैं, सीरीज घटना चक्र, पूर्वालोकन आती है 1 2 3 4 5 6 7, तो उन्होंने ना इस पिछले 40 साल 50 साल के अंदर जो टॉपिक्स कवर किए हैं उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। तो उससे आपको समझने में बहुत इजी पड़ता है कि टॉपिक क्या है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन हमसे नहीं किया गया है प्री वाले में, मेंस वाले में अच्छी तरह से किया गया, प्री वाले में नहीं किया है। तो आप घटना चक्र की हेल्प ले लें, वहां के जो टॉपिक्स हैं कम से कम घटना चक्र से भी पढ़ सकते हैं और एक्स्ट्रा किताबों से भी पढ़ सकते हैं। घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, बस सफिशिएंट नहीं है, बात का ध्यान रखिए। घटना चक्र पढ़ना जरूरी है, बट सफिशिएंट नहीं, होलिस्टिक पढ़ाई कीजिएगा, कंप्लीट पढ़ाई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये सिलेबस आपका प्री का है, 200 नंबर का, मेरिट इसी से बनती है, पेपर 2 जो होता। बाकी ये आपका जो CSAT है, इसमें देखिए कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इंग्लिश वाला, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन आएगा, तो कॉम्प्रिहेंशन आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, रीजनिंग आ गई, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैट्स,
इंग्लिश 10 लेवल क्लास 10 तक और हिंदी 10 लेवल तक आते। और ये बहुत डिटेल में उन्होंने पूरा CSAT का दिया। तो CSAT में अगर दिक्कत आ रही है, पहले तो मैं आपको एक बोलूंगा कि भाई जाके 2021 का पेपर दे दो, आप खुद ही घर में बैठ के लगाओ। अगर 90-100 नंबर आ रहे हैं आपके घर में बैठ के तो छोड़ देना, खाली पेपर दिन देने जाना, 11 पेपर भी निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, 60, 70, 75 नंबर आ रहे हैं, तो फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स या रीजनिंग वगैरह पे थोड़ा सा पढ़ाई कर लो। ठीक है, ये सब पूरा ये डिटेल सिलेबस दिया है। ठीक है, ऐसे के टॉपिक्स होते हैं। ऐसे हमारे देखिए मेंस में जो ऐसे आता है, 3 सेक्शन होते हैं ऐसे के। उन 3 सेक्शनों में 3-3 टॉपिक्स होते हैं और इसमें से हर सेक्शन में से एक हमें करना होता है। मान लो सेक्शन 1 में लिटरेचर और कल्चर, सोशल स्फीयर और पॉलिटिकल स्फीयर है, तो इसमें से एक पे आपको ऐसे लिखना होगा। तो कुल मिला के 9 ऐसे में से हमें 3 ऐसे लिखने होते हैं। 50-50 नंबर का एक ऐसे होता है। बाकी मेंस के लिए डिटेल में उन्होंने सिलेबस पूरा दिया हुआ है। इन सबको आप ढंग से पढ़िए। GS1 GS2 का डिटेल, और इससे बाहर आएगा नहीं, इसका ध्यान रखें। 80-85% सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। इक्का दुक्का क्वेश्चन छोड़ दें। तो मेंस को लेकर आप इस पर पूरा भरोसा करो, इसको आंख बंद करके फॉलो करो। प्री के लिए थोड़ा सा कम दिया होता है, तो उसके लिए आप घटा चक इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आप इसी को रखो सामने और क्वेश्चन बनाओ, आप पढ़ाई करो उसमें। ठीक है, बाकी ये आपका जो ऑप्शनल है उसका भी सिलेबस आपको यहां पे दिया हुआ है। तो कुल मिला के मैंने जो मोटा मोटा चीज था मैंने आपको डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बाकी कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में मुझे नंबर लिखिए, अपने प्रॉब्लम लिखिए, मुझसे बात कर लीजिए। कॉल में नंबर भी दे रखा है, मुझसे बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रैश कोर्स में ऑलरेडी मैं लॉन्च कर चुका हूं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टडी मटेरियल या आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है आपको पढ़ाना है। CSAT के लिए कोर्स लॉन्च कर चुका हूं, अगर लगता है CSAT कमजोर है तो कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज तो कम से कम ले ही लीजिएगा, जिससे कि आपके फंडे क्लियर हो सके। ठीक है, इस बार मौका मत छोड़िए, पढ़ाई कीजिए। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सिंसियर हो जाइए। थैंक यू दोस्तों।